भाई, सब कुछ ही कोडिंग बेस्ड है, सब कुछ कोडिंग बेस्ड है। अच्छा जी, आ जाते हैं आगे। ये खुल गया। अब जरा हम टाइटल, टाइटल के बाद लिंक, लिंक से हमने क्या लगाया था, फेविकॉन। उसके बाद बॉडी में गए, बॉडी में जाकर हमने क्या किया, हेडिंग स्टाइल्स। टोटल कितने हेडिंग स्टाइल्स थे, 6 हेडिंग स्टाइल्स थे, और वो बॉडी में यूज करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडिंग स्टाइल्स, कि हम अपनी कंटेंट को स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख रहे होते हैं, कि भाई हमारे कंटेंट का कोई स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर क्या हो, जैसे बुक रीडिंग करते हैं तो उसका भी कोई स्ट्रक्चर होता है, कि ऊपर हेडिंग्स होती हैं, उसके नीचे एक कंटेंट होता है, सब हेडिंग्स होती हैं, सब कंटेंट होता है। सो गूगल भी यही कहता है कि आपकी वेबसाइट को भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम जरा आगे चलते हैं और तीसरे टैग पर आ जाते हैं। एक और टैग है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा उसको भी हम क्लास के बाद अगर बातें हो तो नॉट गुड। हाँ, क्लास हो रही हो ना, बस फिर अगर कोई आए भी तो खामोशी से आए, और हेलो हाय बाद में, प्रॉब्लम भी बाद में, ठीक है, ताकि वो कंटिन्यूटी खराब होती है ना फिर। या मैं वेट किया करूँगा सब आ जाए पहले, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। और मैं वाकई डिस्टर्ब होता हूँ, मैं मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि टीचर हूँ तो कह रहा हूँ, मैं पढ़ाते हुए डिस्टर्ब होता हूँ। ठीक है। और मैं फिर वो पॉइंट नहीं लेके जा सकता आगे जिसको मैं लेके जा रहा था, ब्रेक हो जाता है मेरे माइंड में ना वो चीज़, बिल्कुल। इसलिए जब कोई आए तो जो बाकी के उनके फ्रेंड्स हैं वो आराम से कंफर्टेबल होकर बैठे रहें, क्लास के बाद उनसे मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, अच्छे तरीके से मिलेंगे। अच्छा, ये हमारे पास आ गया वेबसाइट। अब जरा हम देखते हैं, हमने इसको देख लिया ना इसको, ये पैराग्राफ है। अच्छा, अब पैराग्राफ है तो ये कौन से HTML टैग से लिखा हुआ है, ये P के टैग से लिखा हुआ है, मगर P के टैग का कोई रोल नहीं है SEO में, यानी हम P को कभी भी टारगेट नहीं करेंगे। मगर हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये जो कंटेंट लिखा जा रहा है ये P के टैग से लिखा जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल U करते हैं तो जरा देखते हैं कि P का टैग कहाँ है, ताकि आपको पता लग जाएगा। ये मैंने इसको फाइंड कर लिया, आ गया। यानी वो जो हमारा पैराग्राफ है वो P के टैग में पड़ा हुआ है, P के टैग के ऊपर कोई SEO नहीं है, ये ज़हन में रखना है। लेकिन जो पैराग्राफ है उसके ऊपर हमने एक टैग और लगाना है, वहां पर SEO है। वो कौन सा टैग है वो भी अभी दिखाता हूं, लेकिन अभी हमें ये पता लग गया कि ये P का टैग आ गया, यहां से शुरू हो रहा है, और ये वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन मैन्युफैक्चरर आ गया ना। और यही है वो जो मैं वहां से दिखा रहा हूं आपको, यही है ना वो कंटेंट। अब हम क्या कह रहे हैं, अब गूगल क्या कह रहा है, बल्कि गूगल हमें ये कह रहा है कि आपने जब ऊपर हेडिंग दे दी है उसके नीचे आपने उसकी डिटेल्स देनी है। वो कैसे दे रहे हैं, पैराग्राफ की शक्ल में। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है पहला, ऐसे ही है ना। सो ये गूगल की रिकमेंडेशन है कि आपका पैराग्राफ छोटा होना चाहिए, आपका सेंटेंस छोटा होना चाहिए, आपकी इंग्लिश आसान होनी चाहिए। यानी अगर इस तरह लिखेंगे तो ये ऐसा कंटेंट है जो कि गूगल ज्यादा जल्दी रैंक करेगा। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, कहते हैं आपके पहले पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में आपका कीवर्ड होना चाहिए। अब कीवर्ड को हम क्या कहें, गूगल को कैसे पता लगेगा कि ये इतनी दुनिया के लोगों के ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है ना, उनको कोई ऐसा तो नहीं हम ईमेल कर देते हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ऐसे तो नहीं है। गूगल के पास कुछ आइडेंटिफायर्स हैं निशान लगाने के लिए, जिससे वो ये देखता है कि भाई ये इसका कीवर्ड है या ये इसका कीवर्ड नहीं है। ठीक है, वो क्या था, पहला आइडेंटिफायर क्या था, टाइटल के टैग में जो लिखोगे वो कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग स्टाइल में H1 में जो लिखोगे वो प्राइमरी कीवर्ड है। फिर उसने कहा हेडिंग स्टाइल को नीचे डिफाइन करोगे तो पैराग्राफ लिखोगे, तो पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में भी आपको अगर किसी चीज को आप बोल्ड या स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो वो कीवर्ड है। अब मैंने क्या बोला कि पैराग्राफ में लिखे हुए टेक्स्ट को बोल्ड या स्ट्रॉन्ग करना है हमने, तो आप देख रहे हैं बोल्ड हुआ है ना। बेसिकली बोल्ड करने के लिए हमारे पास दो HTML टैग्स हैं, एक टैग है स्ट्रॉन्ग का और एक टैग है बोल्ड का।
बोल्ड जो है वो पुराना टैग है HTML का, और स्ट्रॉन्ग जो है वो नया टैग है। जब हम कोडिंग में एसईओ कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। कहीं पर हम बोल्ड के साथ बोल्ड करते हैं और कहीं पे हम स्ट्रॉन्ग के साथ। दोनों की आउटपुट एग्जैक्टली एक जैसी है, लेकिन कोडिंग में दोनों का रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट है। यानी एक को हम बी के साथ लिखेंगे और एक को हम स्ट्रॉन्ग के साथ, यानी स्ट्रॉन्ग का वर्ड पूरा। जरा देखें, जरा कोडिंग में देखें जरा, यहां पर होगा, है ना, वी आर रीडिंग, आगे क्या लगा हुआ है, बी, यानी कि टैग के अंदर सिर्फ बी लिखा, इसका मतलब है बोल्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उसके कंटेंट को पिक करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या बोल्ड यानी बोल्ड या स्ट्रॉन्ग का यूज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर पैराग्राफ में नहीं हुआ हुआ, यानी अगर वो कीवर्ड को ऐसे ही लिख देगा, तो गूगल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि इसका कीवर्ड है। गूगल पैराग्राफ के अंदर से टेक्स्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये कीवर्ड है, बोल्ड के साथ या स्ट्रॉन्ग के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कोई और वर्ड लिख देता हूं तो गूगल समझेगा कि यही आपका कीवर्ड है। अब जितनी जगहों पर आपके कीवर्ड की रेपिटेशन होगी, अब रेपिटेशन की भी एक लिमिट है, लेकिन जितनी जगहों पर आपके कीवर्ड की रेपिटेशन होगी उतनी जल्दी वो उसको रैंक करेगा। कहां पे रेपिटेशन होगी भाई, टाइटल में कीवर्ड, टाइटल के बाद मैंने कहा हेडिंग स्टाइल में कीवर्ड, हेडिंग स्टाइल के बाद हमने कहा कि पैराग्राफ के अंदर पहले सेंटेंस में अगर आपने बोल्ड या स्ट्रॉन्ग किया हुआ तो वो भी आपका कीवर्ड ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। अब मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इधर बॉडी में आया और यहां आकर मैंने क्या लिखा, बी। ये मैं सब समझाने के लिए एक टेक्स्ट लिख रहा हूं, प्रोफेशनल। फिर मैंने क्या किया, बी को एंड कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, प्रोफेशनल, फिर मैंने लिख देता हूं किचन। अब किचन तो नहीं है ना बोल्ड, फिर मैंने लिख दिया, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि इन दोनों का इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, मैंने बताया कि टैग ऐसे आइडेंटिफाई कर लेने। ये फाइल कौन सी वाली है भाई, फर्स्ट डैश फाइल। चलिए इसको सेव कर दें और इसको फिर से खोल दें। ये फोल्डर है ना, चलिए इसे खोलें। क्या हुआ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उसको ठीक कर लीजिए। जब भी आपको नजर आए इसका मतलब है कि कोड में इशू आया है। क्या इशू है देखते हैं, सबको पता है क्या इशू है ना, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना। चलो इसको बंद कर दें। अच्छा ये हमने स्ट्रॉन्ग लिख दिया, क्लोज नहीं किया, ठीक है, ऐसे ही है ना। अभी तो हम ना भी करें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसके नीचे कुछ लिखा होता तो फिर बड़ा नुकसान होता। क्योंकि फिर उसने सारे को ही बोल्ड कर देना था। तो हम यहाँ पर आकर, ठीक है, उसने ब्लॉक भी बना दिया, के भी बंद हुआ हुआ है, वो भी बंद हुआ हुआ है, सबके कलर एक जैसे हो गए हैं। चलिए जिसको अब सेव करें और यहाँ पे आए और इसको रीलोड करें। ठीक हो गया, यानी अब हमने क्या कहा कि हमने यूज ऑफ बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग भी कर लिया। एक और चीज अब देखते हैं, वो क्या है, वेबसाइट को देखते हैं पहले कि इस पूरी वेबसाइट में क्या चीज है। कीवर्ड कितना हो सकता है, कीवर्ड को आप 2% टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट में। 2%, नॉट 2 कीवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज में मैटर क्या चीज कर रही है कि आपका कंटेंट कितना है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी वेबसाइट के में 200 वर्ड्स लिखे हुए हैं तो उसका 2%। अगर आपने 400 वर्ड्स लिखे हुए हैं उसका 2%। अगर आपने 800 वर्ड्स लिखे हुए हैं उसका 2%। अब गूगल की रिकमेंडेशन क्या है कि भाई कितने वर्ड्स होने चाहिए। एक अच्छा काउंट जो होता है वो 500 का होता है कम से कम। और अगर आपके पास बात करने के लिए कंटेंट है तो हम कहते हैं भाई इसको 800 में ले जाओ। और अगर हम ये कहें कि भाई मेरे पास तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं बताने के लिए, तो मैं इसे मैक्सिमम 1500 वर्ड्स तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन 1500 वर्ड से बड़ा कंटेंट गूगल रेकमेंड नहीं करता, मैक्सिमम 1500। अब अगर किसी की वेबसाइट पे कंटेंट 300 वर्ड्स का है
या किसी की वेबसाइट पे कंटेंट 1500 वर्ड्स का है, तो दोनों की सूरतों में कीवर्ड्स के काउंट में फर्क आ जाएगा। जिसके पास 300 वर्ड्स होंगे या 500 वर्ड्स होंगे उसके कीवर्ड्स कम होंगे, और जिसके पास 1500 या 800 वर्ड्स होंगे उसके पास ऑटोमेटिकली ज्यादा कीवर्ड्स लिखने की ऑप्शन आ गई। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चाहें कि हमारी वेबसाइट में ज्यादा कीवर्ड्स आ जाएं तो हम क्या करेंगे, कंटेंट को इंक्रीज करेंगे। कंटेंट की मुनासबत से ज्यादा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे के कंटेंट 1500 वर्ड्स पे मुश्तमिल है और उसने कीवर्ड ज्यादा लिखे हुए हैं, तो हमारे तो पास तो कंटेंट ही 300 वर्ड्स था, तो हमने भी उतनी ही दफा कीवर्ड यूज किया जितनी दफा 1500 वाले ने यूज किया। सो गूगल हमारी वेबसाइट को बोलेगा कि ये आपकी वेबसाइट कीवर्ड स्टफिंग कर रही है। स्टफिंग का मतलब क्या हुआ, ओवरलोडिंग कर रही है। ठीक है, सो ये जो है ये एक बहुत ही डेंजरस फैक्टर है आपकी वेबसाइट का कि आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। इससे आपको नुकसान होगा, आपकी वेबसाइट रैंक बिल्कुल नहीं होगी। अगर कोई ये समझे कि हम बार बार कीवर्ड की बात करते हैं तो भाई कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा लगा लो, तो ये कीवर्ड स्टफिंग में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो किसी बेबी को बहुत ही ज़्यादा खाना खिलाया जाए और ज़ोर ज़बरदस्ती खिलाया जाए, हाँ, उसको भूख भी ना हो तो फिर वो वॉमिट ही करेगा ना। सो गूगल भी वॉमिट कर देता है आपके कंटेंट को अगर आप उस पर स्टफिंग करते हैं। तो हमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा, अब तीसरी चीज़ क्या आ गई इसमें, ये हमने साथ में कंटेंट की बात भी की है, हाँ, कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, चाहे ये वेबसाइट हो चाहे ये ब्लॉग हो। ठीक है, ब्लॉग लिखा हुआ है आपने, ये सारा रूल मैंने आपको बताया, ये टाइपिंग का रूल है। तो वो वेबसाइट इंफॉर्मेशनल वेबसाइट की शक्ल में है या ब्लॉगिंग की शक्ल में आप काम कर रहे हैं। अब क्या आगे आगे इमेजेस। एक वेबसाइट में काफी सारे इमेजेस हैं, ऐसे ही है ना, मैंने कहा एक वेबसाइट में काफी सारे इमेजेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगला जो फैक्टर है हमारा वो ये है कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और इमेजेस को हम कोडिंग में कैसे एंटरटेन करते हैं, क्योंकि हमें पहले तो कोडिंग में एंटरटेन करना है, फिर हमने इसकी ऑप्टिमाइजेशन की बात करनी है। तो इसके लिए टैग कौन सा है अभी देख लेते हैं। इसकी कोडिंग में वापस आए और अब इस दफा यहां पर आकर लिख लें IMG, तो आपको खुद ही पता लग गया पता कौन सा टैग है। IMG ही टैग है इसका। ठीक है, यानी इसका टैग क्या है, IMG, और क्या कहता है कि इसकी अकरेंसेस कितनी है, 17। तो हो सकता है कि जिस पेज पर हम हैं यहाँ पर 17 इमेजेस हैं, वो कह रहे हैं इतनी दफा ये इस्तेमाल हुआ। सो हमें सबसे पहले इसको समझना है कि जो इमेज का टैग है ये कैसा टैग होता है। अगर हम इधर देखें, यहाँ लिखा हुआ है IMG, ये जो क्लास है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि ये CSS है, ये कैस्केड स्टाइल शीट है, इसका SEO से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोडिंग में ये लगी हुई है तो मैं इसको रीड ही नहीं करूंगा। ठीक है, यानी इसका मेरी एसईओ से कुछ ताल्लुक नहीं है, ना तो मैंने इसको कुछ चेंज करना है, ना इसको अपग्रेड करना है, ना इसको रिमूव करना है। ये जो फॉर्मेटिंग हो रही है इसके मुताबिक चलेगी। और याद रखिएगा कि CSS की फॉर्मेटिंग बेसिकली HTML फॉर्मेटिंग, CSS आल्सो फॉर्मेटिंग। आप यूं कह लो कि HTML बेसिक फॉर्मेटिंग और CSS एडवांस फॉर्मेटिंग, नॉट एडवांस लैंग्वेज, एडवांस फॉर्मेटिंग, स्टाइलिश फॉर्मेटिंग, वो CSS में आती है। So formatting is not the part of SEO. Formatting is the part of web design. ठीक है, वो वेब डिजाइन का हिस्सा है। So वो हमारा काम नहीं है, वो डेवलपर ही करेगा। अगर उसको बार बार भी करवाना है तो डेवलपर ही करेगा जी। IMG क्लास को छोड़ा, फिर आगे क्या आ गया, SRC, फिर क्या आ गया, आर्ट। इनको हम समझना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज है। तो हम पहले तो इस टैग को अंडरस्टैंड करते हैं। इधर आ जाए, अब हम लगा लेते हैं एक टैग जी। कौन सा टैग है जी, तस्वीर लगाने के लिए टैग कौन सा है, IMG। ठीक है जी, IMG लगाया हमने, फिर मैंने दिया स्पेस। अच्छा, जब IMG का टैग है बेसिकली करेगा क्या, तस्वीर लगाएगा। तस्वीर लगाने का मतलब क्या हुआ कि हमें तस्वीर बतानी पड़ेगी, उसके लिए हम लगाएंगे SRC। ठीक है, SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। हालांकि जब हम फेविकॉन लगा रहे थे तो लिंक के टैग से लगा रहे थे, और जब हम लिंक के टैग से फेविकॉन लगाते थे तो तस्वीर लगाने के लिए href यूज करते थे। लेकिन IMG के टैग के अंदर तस्वीर लगाने के लिए SRC फॉर सोर्स। SRC इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में किसका नाम देना है, इमेज का नाम।
यानी कौन सा इमेज है जिसको आप इमेज के तौर पर देख रहे हैं। जैसे वेबसाइट पे तस्वीरें नजर आ रही हैं, उनका कोई नाम होगा, साथ साथ हम इसकी एसईओ की बात भी करेंगे। अब चलिए इधर आ जाते हैं, पहले तस्वीर कौन सी लगाएं, ये लगा लेते हैं भाई, CYD कार्स डैश न्यू, जेपीजी है, ठीक है। इधर है, यानी यहां पर कोई क्या आएगी आपकी इमेज नेम। अच्छा, इमेज नेम कन्वेंशंस क्या हैं, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, कुछ बताया था मैंने आपको कि इमेज का नाम कीवर्ड पर होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इमेज बेटर रैंक हो गूगल के ऊपर, तो आपके इमेज का नाम कीवर्ड पर होना चाहिए। नंबर 1, आपके इमेज के नाम बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए कि भैया इधर से नाम लिखना शुरू है और यहाँ पे आकर नाम खत्म हो रहा है, तो फिर तो कीवर्ड लगाने का फायदा ही कुछ नहीं हुआ, रैंक तो नहीं करेगा ना नाम से वो। ठीक है, जैसे हम लोग कोई फाइल बनाते हैं, एक्सेल में शीट बनाते हैं ना, रिजल्ट बना लिया, चलें सपोज कर लेते हैं हमने, या सैलरी शीट बनाई, तो क्या होती है उसकी इंडेक्सिंग होती है, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होता है ना इंडेक्स करने का, जिसमें तरतीब लगाते हैं। इसी तरह जब आपका डाटा गूगल के पास जा रहा है, तो उसके पास भी एक डेटाबेस फाइल है जिसके अंदर आपकी फाइलों का रिकॉर्ड जा रहा है। तो अगर आपकी फाइलों का नाम BBC KKK LLP NNSS होगा, तो कोई रिलेट तो नहीं कर रही ना भाई हमारे कंटेंट के साथ, लेकिन जब उसके नाम हमारे कीवर्ड्स पे होंगे तो टॉप पर आ जाएंगे एकदम गूगल में। तो ये इसकी बैक पर साइंस है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो दो चीजें बताई, नाम कीवर्ड पर हो, नाम लंबा ना हो, बहुत लंबा नाम ना हो, और नाम में स्पेस ना हो। ठीक है, क्या नाम था जी वहां पर, वही नाम हम यहां पर रख लेते हैं। और इसका मैं बेहतर तरीका तो मैं जो यूज करता हूं वो तो ये यूज करता हूं, हमेशा इसे कॉपी करता हूं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है और फिर बाद में हम अपना एरर ही ढूंढते रहेंगे, मिलेगा भी नहीं हमें। अब इस फाइल की एक टाइप है, क्या थी टाइप, जेपीजी। तो मैंने यहां पर लगाया .jpg, यहां पर टाइप बतानी बड़ी जरूरी है। वहां पर अगर मैं फाइल को रीनेम करूंगा तो सिर्फ नाम बताकर करूंगा, यहां पर जब मैं उसको मेंशन करूंगा तो एक्सटेंशन लगाकर भी। ठीक है, ओके, ठीक हो गया जी, ये दो चीजें होगी। अच्छा, उसके बाद इसका अगला एट्रीब्यूट, यानी पहला एट्रीब्यूट क्या था, SRC, दूसरा एट्रीब्यूट है इसका आल्ट। व्हाट इज आल्ट, आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब तो यही हुआ कि भाई इस इमेज का अल्टरनेट क्या है। जब तक एसईओ नहीं आई थी, ये इमेज का टैग तो बहुत पुराना है ना, उस वक्त एसईओ भी नहीं थी भाई, सबसे पहले HTML आई थी। HTML के बहुत देर के बाद एसईओ की इंपॉर्टेंस आई थी। ऐसे ही है ना, जैसे किसी गांव में चले जाएं हम, तो वहां पर रेलवे स्टेशन पे उतरे और छोटा सा गांव, तो भाई बाहर निकल के किसी से भी बंदे से पूछेंगे भाई उन साहब से मिलना है, तो पता लग जाएगा ना आपको कि भाई वो साहब का उधर घर है। छोटे गांव की बात कर रहा हूँ, लाहौर में उतर के करेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन किसी छोटे गांव में करेंगे तो वो मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो बल्कि आपको गाइड भी कर देंगे कि जनाब उधर रहते हैं वो। इसी तरह जब वेबसाइट स्टार्ट में आई थी तो वेबसाइट्स बहुत कम थी, तो किसी को इसको रैंक करवाने की जरूरत ही नहीं थी भाई, 2-4 तो वेबसाइट्स होती थी। फिर जब वेबसाइट्स बढ़ना शुरू हो गई तो फिर क्या हुआ कि कुछ वेबसाइट्स अचानक नजर आनी बंद हो गई, और जो बाई चांस गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चल रही थी ना, वो ऊपर आ रही थी। किसी को पता भी नहीं था कि गूगल के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो परेशान हो गए, ये क्या हुआ हमारी वेबसाइट से, कहाँ चली गई। सो ये थी इसकी ओरिजिन एसईओ की। फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा अमल होना चाहिए जिससे हम अपनी वेबसाइट को ऊपर ला सकें, तो ये थी इसकी ओरिजिन कि भाई एसईओ शुरू कहाँ हुई। अब कीवर्ड के साथ आप अपने कंटेंट को तो कर रहे हो, लेकिन हम तस्वीर को कैसे रैंक करें, इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तस्वीर में तो टेक्स्ट ही नहीं आता, तस्वीर में तो इमेज आता है। सो कई लोग तो ये समझते हैं कि भाई इमेज की क्वालिटी अच्छी हो जाए, मतलब उनके ज़हन में तो यही बात आती है ना कि इमेज क्वालिटी अच्छी हो जाए, इमेज की रेजोल्यूशन अच्छी हो जाए, लेकिन ये फैक्टर्स नहीं है। इमेज की क्वालिटी अच्छी हो तो किसी को दिखने में अच्छी लगेगी। ठीक है, अगला फैक्टर क्या है कि आपको अपनी इमेज को भी टेक्स्ट से ही रैंक करवाना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आल्ट का एट्रीब्यूट है, एक्चुअली बता मैं ये रहा था कि जब ये HTML आई थी तो आल्ट का पर्पस क्या था। आल्ट का पर्पस ये था कि भाई कोई बंदा इमेज लगाता है, मगर जब वो अपनी वेबसाइट को खोलता है तो किसी वजह से उसका इमेज लोड नहीं होता। तो जब उसका इमेज लोड नहीं होता तो आल्ट का टेक्स्ट नजर आ जाता है। आल्ट का मतलब ही क्या है, अल्टरनेट। किसका अल्टरनेट, इमेज का अल्टरनेट। तो ये पर्पस था बेसिकली IMG के टैग का स्टार्ट में,
लेकिन एसईओ में हम इसका पर्पस क्या यूज कर रहे हैं? बाद में क्राउलर ने कहा कि भाई मुझे तो इमेज की समझ नहीं आती है, मैं तो टेक्स्ट को ही समझूंगा, तो हम यहां पर आर्ट में बेसिकली अपना कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। हम आर्ट में अपना कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई यहां पर क्या है जी हमारे पास, यहां पर हम कहते हैं यूज्ड, सपोज करता हूं मैं, ये मेरा कीवर्ड है, हो गया? मैं इसको जरा 2 लाइनों में कर लूं ताकि आपको नजर आए। आर्ट का पर्पस समझ में आया? यानी कि कीवर्ड के लिए हम आर्ट को यूज करें, लेकिन वेब डिजाइन में इसका पर्पस ये नहीं है। वेब डिजाइन में भी मैं वो वाला पर्पस भी दिखाऊंगा कि इमेज लोड नहीं होगी तो आर्ट का टेक्स्ट लोड होगा, यानी आर्ट में जो मैसेज दिया होगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर इमेज लोड होगी तो आर्ट का टेक्स्ट लोड नहीं होगा। सो हम तो स्क्रीन के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं? क्राउलर के लिए कर रहे हैं। सो हम ये क्राउलर को ये मैसेज दे रहे हैं। क्राउलर क्या होता है भाई? वो जो गूगल का सॉफ्टवेयर है जो आपकी वेबसाइट को क्राउल करता है और उसकी तरतीब बनाता है कि मुझे किस वेबसाइट को ऊपर रखना है और किस वेबसाइट को नीचे लेकर जाना है। अच्छा, अब उसके बाद अगला जो टैग है इसका वो है एट्रीब्यूट, सॉरी मैंने टैग बोला, टाइटल। मैं काम करता हूं कि यहां पर भी वही यूज कर लेता हूं। तो हम एक एक्स्ट्रा जगह इस्तेमाल कर रहे हैं रैंक करवाने के लिए, और वो कौन सी है? टाइटल। ये टाइटल है क्या चीज? ये टाइटल ये है, ये देखिएगा माउस में यहां पे रख रहा हूं, माइनस के ऊपर निशान पे रखा, तो क्या लिखा हुआ आ गया ऊपर? टूल टिप आ गई ना इसके ऊपर। तो इस तरह की टिप आएगी जब आप माउस रखेंगे इमेज के ऊपर। तो ये है टाइटल का एट्रीब्यूट। ये भी एसईओ के लिए हम यूज कर रहे हैं, टाइटल भी हम एसईओ के लिए यूज कर रहे हैं। एसईओ में गूगल एक बात और भी कहता है आपको। वो क्या कहता है? गूगल ये कहता है कि भाई अगर आप अपने इमेज का, बेसिकली तो इमेज मैंने बता दिया, अब इस इमेज की एक विड्थ है और इस इमेज की एक हाइट भी है, ठीक है? जरा यहां पर माउस लाएं, माउस इस पे रखें, जरा देखिएगा, आ ही जाएगा खुद ही। आगे 2048 बाई 2048। सो गूगल का भाई इसका साइज तो है, गूगल को पता भी लग जाएगा कि इसका साइज क्या है, लेकिन साथ में गूगल का हमें यह भी कहने लगा हुआ है, कहता है अगर आप टैग के अंदर इसका साइज स्पेसिफाई कर देंगे तो मैं आपके इमेज का लोड टाइम बेहतर कर दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये जैसे हम आप आते हैं, चेयर्स पड़ी होती हैं, ऐसी है ना, हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि चेयर्स यहाँ नहीं है, ये चेयर्स साथ वाले कमरे में पड़ी हुई हैं, और आप आए तो क्या होगा? हर स्टूडेंट अपनी अपनी चेयर लेकर आएगा, तो पहले तो टाइम उधर वेस्ट होगा चेयर फिट करने में। फिर जो स्टूडेंट लेट आएंगे वो भी अपनी चेयर लाएंगे, फिर वो अपनी मर्जी की जगह पर उसे रखने की कोशिश करेंगे, फिर उससे टाइम वेस्ट होगा। इसी तरह जब आपकी वेबसाइट लोड होती है तो उसके ऊपर जो इमेजेस होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो जब गूगल को हम पहले से ये बता देंगे इसका साइज क्या है, तो उसी साइज में लोड करेगा। अब अक्सर देखते हैं ना, पहले इमेज बड़ा लोड होता है, फिर छोटा होता है, कभी ऊपर नीचे भी होता है इमेज। वो बेसिकली क्यों हो रहा होता है? वो बाकी इमेजेस को फिट करने के लिए जगह बना रहा होता है। लेकिन अगर आपने कोडिंग में अपने हर इमेज के साथ साइज मेंशन कर दिया तो फिर क्या होगा? जैसे ही लोड होगा क्रोलर को उसके साइजेस का भी पता होगा, तो टाइम बच गया हमारा। ये वो टाइम है जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड का टाइम सेव होगा। सो ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉप फैक्टर है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है? और ये करेगा क्या? ये आपकी वेबसाइट का टाइम इंक्रीज करेगा, स्लो करेगा, जल्दी वेबसाइट आपकी लोड हो जाएगी, ठीक है? तो अब हम कहते हैं भाई इसका साइज क्या होना चाहिए। चले, मैं कहता हूं, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, वो काफी बड़ा है, और रखूंगा मैं वही 1025 कर दिया, क्योंकि वो जिस साइज में मैं उसी में रहने देता हूं, और फिर 10 जी आ जाए, इसको भी मल्टीपल लाइन में कर ले। अच्छा जी, थोड़ा सा गलत दिखा गया, मैं इसको ठीक कर देता हूं। हो गया खत्म। ये थे वो चंद एट्रीब्यूट्स जो कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमें कंसर्न है, ठीक है? पहला कौन सा था कि कहां से शुरू हुआ इमेज? एसआरसी, भैया तो बहुत ही जरूरी है ना, यही नहीं बताएंगे तो इमेज कहां से आएगी? दूसरा आर्ट, तीसरा टाइटल, और फिर विड्थ और हाइट एट द सेम टाइम।
जब मैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन करता हूं तो इन्हीं के ऊपर फोकस किया होता है। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और अगला फोकस क्या है वो भी देखते हैं। ये है जी फाइल हमारी, इसको जरा रीलोड करें, इमेज आ गई। ठीक है, वो बड़ी है इसलिए आ रही है, हमें इतनी बड़ी चाहिए नहीं चाहिए हमारा बात का मसला है। अभी तो हम सिर्फ इमेज की बात करें। माउस रखें इस तस्वीर के ऊपर, जरा देखें क्या होता है। लिखा हुआ आ गया यूज जैपनीज कार, ये टाइटल है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे भाई ये तो तस्वीर लोड ही नहीं हो रही, सो इसको जरा मसाइल क्रिएट करें इसके साथ कि लोड ना हो। चलिए इसके साथ हमने थोड़ा मसला क्रिएट कर दिया, मैंने इसका नाम गलत कर दिया। अब देखते हैं कि क्या ये तस्वीर लोड होती है, और नहीं होती तो फिर क्या होता है। ये क्या होगा, अब उसका अल्टरनेट आएगा, आ गया। सो इट इज द पर्पज ऑफ, ये पर्पज है किस चीज का, आर्ट के टैग का जेन्युइन पर्पज जो HTML पर्पज है। लेकिन आपको देख लिया कि हम इस पर्पज को, हमारे लिए ये पर्पज बिल्कुल नहीं है। हम इसको किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्राउलर को मैसेज देने के लिए कि भाई इस इमेज को रैंक करना है आपने, ये हमारा कीवर्ड है। यानी ये वाला इमेज किस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हो, कि अगर कोई बंदा गूगल पे जाकर कोई सर्च करे तो हमारा इमेज सबसे टॉप पर आना चाहिए। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन के कुछ फैक्टर्स हमने टैग के साथ साथ सीखे। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के एक दो फैक्टर्स की अब हम और बात करते हैं, वो कौन से हैं। इमेज साइज, यानी इमेज साइज छोटा हो। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट पे 1000 इमेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे इमेजेस हैं। हम कह रहे हैं अभी 1000 इमेजेस हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, और हर इमेज का साइज 1 MB है। ठीक है, हमने कहा भाई अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, तो आप 1000 को 1 MB के साथ मल्टीप्लाई कर लो, यानी 1024 के साथ। फिर जब वो वेबसाइट किसी SEO एक्सपर्ट के पास आई, सो गूगल ने उसे कहा कि भाई इस एक इमेज का साइज, कम से कम एक इमेज का साइज 100 से लेकर 300 या 400 किलोबाइट्स होना चाहिए। लेकिन मेरे पास जो इमेजेस आए हैं वो किस साइज के हैं भाई, 1 MB का है, कोई हो सकता है 1.5 MB का भी हो, कोई 2 MB का भी हो, कि उसने क्वालिटी के लिए अच्छे साइजेस रखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला टास्क मैं क्या करूंगा, मैं इमेज कंप्रेशन पे फोकस करूंगा। कि मैं इमेज डाटा कंप्रेशन नहीं, वो जो हमने पढ़ा था ना WinZip और 7zip, उसकी बात नहीं कर रहे, हम इमेज कंप्रेस करने की बात कर रहे हैं। इमेज कंप्रेस करने से क्या होगा कि जो मेरे पास 1 MB का इमेज है, मैं चाहूंगा कि वो 300 या 200 किलो बाइट्स पे आ जाए। और एक को करने से मैंने कितने सारे बाइट्स सेव किया, तो जब इतने सारे इमेजेस को जब मैं कंप्रेस करूंगा तो मैं कितने बाइट्स सेव करूंगा। उन सेव बाइट से क्या फायदा होगा कि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होगी, और वेबसाइट की स्पीड SEO के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होती है। यानी आपने सारी SEO अच्छी कर ली है मगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो वो कभी भी रैंक नहीं होगी। तो हमें वेबसाइट, ये टेक्निकल SEO का फैक्टर है, वेबसाइट की स्पीड टेक्निकल SEO का फैक्टर है। सो हमें इसकी स्पीड को इंप्रूव करवाना है। सो अब हम अगली बात क्या कर रहे हैं, इमेज कॉम्प्रेशन। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं भाई इमेज तो बहुत बड़ा है तो इसको छोटा करना है। नंबर 1, हम इमेज कॉम्प्रेशन ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इधर आए हम और यहाँ आकर लिखा मैंने ऑनलाइन इमेज, अभी मैं सिर्फ इमेज कंप्रेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये आ गया इमेज रीसाइजर, ये क्या लिखा हुआ है जी, कंप्रेस PNG, टाइनी PNG, कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सारे ही हैं। मैं इसको यूज करता होता था शुरू में, अभी बेचारा नीचे चला गया, हाँ, लेकिन ये अच्छा टूल है। क्या है जी, ऑप्टिमाइजिला। इसमें क्या होगा, मैं इमेज दूंगा और वो क्या करेगा, इमेज को श्रिंक करेगा। आप इसको भी यूज करें, किसी और को भी यूज कर सकते हैं। अपलोड करें, अपलोड किया हमने, और यहां से ना हम कोई तस्वीर ले लेते हैं, यहां से पिक कर लेते हैं जी। ये ले लेते हैं, आ गई, अपलोड हो रही है। देखिए क्या मैसेज आया, क्या किया उसने, अबाउट 70% इसका साइज रिड्यूस होने वाला है, अबाउट 70% साइज, यानी इसका जो 30% साइज है वो बच जाएगा, बाकी छोटा कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज काफी छोटा हो गया। अपलोड करें जरा, ये थी ना इमेज, इस पर माउस रख के देखें इसका साइज कितना है, 593 किलोबाइट्स, ऐसे ही है। जरा इसको डाउनलोड करें, कितना हो गया, 181 किलोबाइट्स हो गया। सो ये क्या है, इमेज कंप्रेशन।
अच्छा, एक क्या होगा कि इमेज कंप्रेस होनी चाहिए, मतलब एक टारगेट हमारा ये है। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इमेज फॉर्मेट्स, कौन से इमेज फॉर्मेट्स हैं जिसको आजकल गूगल ज्यादा रेकमेंड करता है, और उसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। गूगल कहता है कि भाई एक इमेज फॉर्मेट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, वेब पी उसमें खास तौर पर आता है। वेब पी कहता है भाई अगर आप अपने इमेजेस को वेब पी में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी आउटपुट ज्यादा अच्छी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरे पास जो भी इमेज होगा, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट आई, उसके अंदर 1000 इमेजेस थे, वो सारे एक तो बड़े बड़े साइजों के थे, मैंने छोटे किए, उनके नामों को भी ठीक किया, और अब मैं कह रहा हूं कि गूगल क्योंकि रेकमेंड कर रहा है कि वेब पी होना चाहिए, तो मैं सबको वेब पी भी बना देता हूं। ठीक है, अब हम यहां पर आए और आकर हमने क्या लिखा, ऑनलाइन। अब क्या हो सकता है, किसी की वेबसाइट पर जेपीजी हो सकती है, किसी की वेबसाइट पर पीएनजी हो सकती है, तो जो सी भी टाइप हो वो लिखें जेपीजी, ठीक है ना, टू पीएनजी कन्वर्टर या पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जो वेब पी का फॉर्मेट है ये ब्राउजर फ्रेंडली फॉर्मेट है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरनेट ब्राउजर जितने भी हैं उन पे ये इमेज खुलेगा और कहीं नहीं खुलेगा। यही वजह है कि ये छोटा हो जाता है और यही वजह है कि गूगल इसको पसंद करे। लेकिन पीएनजी जो है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी पीएनजी खोल लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पीएनजी इमेज खोल लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ब्राउजर फ्रेंडली नहीं है, वो हर एप्लीकेशन के साथ उसकी सपोर्ट है। लेकिन इसको उन्होंने कहा कि भाई इसमें इतनी सारी सपोर्ट्स देने की क्या जरूरत है, इसने खुलना ही इंटरनेट ब्राउजर में है, तो इसको छोटा कर दो ताकि इसकी फंक्शनैलिटी भी कम हो जाए और इसका साइज भी कम हो जाए। सो ये है हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, और ये इतने सारे टूल्स आ गए। फिर इधर से मैं ये पिक्सेलेट यूज करता होता हूँ इसको करने के लिए, ये फ्री टूल है, लेकिन ये फ्री टूल है तो फ्री की तरह हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को मैंने बताया था कि ये फ्री टूल है, उसने इसमें ना 1000 इमेजेस वन टाइम पर अपलोड किए, तो इसने कहा हाँ भी पैसे दो। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना। फिर जो जो चीज़ फ्री होती है उसको फ्री की कैटेगरी में यूज़ करें। बेशक आप 1000 इमेजेस को कर लें, लेकिन एक एक करके करेंगे तो ही होगा। अगर बल्क देना चाहते हैं तो फिर वो कहेगा हाँ भी अब आप पे करो। ठीक है, और ये वाला जो इमेज फॉर्मेट है अभी तक कोई ग्राफिक टूल सपोर्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं फोटोशॉप का कोई लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लूं या इलिस्ट्रेटर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लूं तो वो वेब पी बना देगा सेव एज करके। नो, ये वेब पी अभी तक किसी भी ग्राफिक टूल में अवेलेबल नहीं है, ये ऑनलाइन कन्वर्जन ही है आपके पास। सो अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट पीएनजी, आगे क्या लिखा हुआ है, टू वेब पी, इसको चूज करते हैं, वही वाला काम फिर दोबारा करने लगे हैं। चलें जी, इसी को पिक कर लेते हैं, पीएनजी है ना ये। चलो इसको खोलें, आ गया, और क्या करें, कन्वर्ट टू वेब पी। ये भी एसईओ का बहुत बड़ा टास्क है जो हम लोग करते हैं। इसका मतलब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम इमेजेस को रिप्लेस भी करते हैं। आ गया, वो देखें ऊपर वेब पी बन गई, आइकॉन भी आ गया। देखें इस इमेज का आइकॉन नहीं आ रहा अब इसके साथ, इसके साथ गूगल क्रोम का आइकॉन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा इमेज है, कहां खुला, जाकर देखें, ब्राउजर में ही खुला है। ऐसा नहीं है कि उसके कोई ग्राफिक्स खराब हो गए। हाँ, डेस्कटॉप पर आपको बड़ी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं तो ग्राफिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि ये 600-700 किलोबाइट से, और अब उसने इसको 100 किलोबाइट्स कर दिया, और गूगल की रिकमेंडेशन यही होती है कि बिटवीन 100 टू 300 400 के बीच में लेकर आए। 400 हम इसलिए कह रहे हैं कि सम टाइम इमेज हमारा ऐसा होता है जिसमें हमने काफ़ी रेजोल्यूशन यूज़ की होती है, तो फिर वो 300 से कम में नहीं हो रहा होता। लेकिन पहली प्रायोरिटी में यही होता है कि हम उसको 100 टू 200 किलोबाइट्स पे लेकर जाएं। ये था हमारे पास इमेज का टैग, और ये था हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक हो गया। चलें जी, इंशाल्लाह अगली क्लास में हमारा कोडिंग वाला पार्ट इसका खत्म हो जाएगा।